हूँ आपका हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर बैंकर इसका वन लाइनर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। होपफुली आपने उसे जरूर देखा होगा। तो ये हमारा उसी का कंटिन्यूएशन सेशन है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो हमारा वन लाइनर का सीरीज है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यदि इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है वन लाइनर सीरीज की, तो आपके लिए एक विशेष ऑफर है। ₹99 में आपको मैं ये इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। केवल इसका पीडीएफ ही नहीं दोस्तों, आपको साथ ही साथ 500 प्लस एमसीक्यूज भी प्रोवाइड की जा रही है। तो वन लाइनर पीडीएफ आपको मिलेगा, 500 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, और दोस्तों मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अंतिम 2 दिन में या 3 दिन में आप दोस्तों इस पार्टिकुलर पीडीएफ को ही केवल देखें तो आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो भी आपने पढ़ा है। और यदि मान लीजिए कुछ चीज़ छूट भी गया है तो उसको भी आप कवर कर लेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस पार्टिकुलर कोर्स में तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर यहाँ शो किया गया है, या हमारे ऐप को इंस्टॉल करके कैप्सूल पीडीएफ का कोर्स दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेसन को। सबसे पहले हम लोग पहला कंसेप्ट देखते हैं दोस्तों। लेट मी जूम इट। दोस्तों सबसे पहले देखिए, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है, जो लीगल एंटिटी होती है जो कि रिकॉग्नाइज होती है स्पेस बिजनेस एंटिटी। इट इज़ अ लीगली रिकॉग्नाइज सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कंपनी के बारे में कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत या कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, ताकि इन्हें लीगल एंटिटी का स्टेटस मिले। दोस्तों एक शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? शेयर रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के कैपिटल में ऑनरशिप को। शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन द कंपनी कैपिटल। अब दोस्तों एक होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर। इन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है रिगार्डलेस ऑफ कंपनी प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी हो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इन्हें प्रायोरिटी होता है रीपेमेंट में यदि कंपनी शट डाउन हो जाएगी। तो कंपनी यदि शट डाउन हो गई तो प्रायोरिटी किनके पास रहेगा? इनके पास रहेगा। किस चीज में? रीपेमेंट में। राइट, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। फिर दोस्तों इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है कंपनी के डिसीजन में। दोस्तों बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं, और बेसिक सा इक्वेशन है जो कि आपको याद रखना है। वो क्या है दोस्तों? व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन विच यू हैव टू रिमेंबर? द बेसिक इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। यहाँ देखिए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो कि बिजनेस के द्वारा खरीदा जाता है और किया जाता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अब दोस्तों करंट एसेट के बारे में बताया जा रहा है कि करंट एसेट जो है बैलेंस शीट पे होता है लेस देन 1 ईयर। राइट, वैसा एसेट जो कि 1 साल से कम के लिए उसको करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट 1 से ज़्यादा साल के लिए रहता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी ये सब आते हैं। लायबिलिटीज हमारे फाइनेंशियल डेब्ट्स होते हैं जो कि कंपनी ऑ करती है अपने पास ट्रांजैक्शन के कारण या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण। चलिए, तो आपको मैंने एसेट बता दिया। एसेट का 2 पार्ट होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और दोस्तों लायबिलिटीज का भी पार्ट आपको मैंने बता दिया। राइट। अब दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, लीगली रिकॉग्नाइज सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, पार्टनरशिप है, या गवर्नमेंट एजेंसी है? तो कंपनी एक लीगली रिकॉग्नाइज सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीगल स्टेटस को गेन करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013, ये 2 एक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है, 1956 लिखा हुआ है। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है कंपनी में? तो ऑप्शन है इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ओनरशिप इन द कंपनी कैपिटल, गवर्नमेंट लाइसेंस। तो दोस्तों शेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि शेयर रिप्रेजेंट करता है क्या? इट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन कंपनी कैपिटल। तो शेयर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओनरशिप इन शेयर कंपनी कैपिटल। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ डिविडेंड डू प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव? तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो किस प्रकार के डिविडेंड रिसीव करते हैं? तो ऑप्शंस है आपके सामने। पहला ऑप्शन है कि वेरिएबल डिविडेंड, उन्हें वेरिएबल डिविडेंड मिलता है बेस्ड ऑन कंपनी प्रॉफिट, कोई डिविडेंड नहीं मिलता। ऑप्शन सी है कि फिक्स डिविडेंड मिलता है, कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी हो उन्हें क्या मिलता है? फिक्स डिविडेंड मिलता है। और ऑप्शन डी है कि डिविडेंड तभी मिलता है यदि कॉमन शेयर होल्डर, इफ कॉमन शेयर होल्डर रिसीव 1। बताइए जो हमारे किस तरह की डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव करते हैं? तो दोस्तों एक फिक्स डिविडेंड मिलता है चाहे कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी हो। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि कोई कंपनी
शट डाउन हो जाएगी तो किसे प्रायोरिटी मिलेगा रिपेमेंट में? कॉमन शेयर होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को, किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। तो कंपनी यदि शट डाउन हो जाएगी ना दोस्तों, तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रायोरिटी मिलेगा, इसीलिए नाम के आगे प्रेफरेंशियल लिखा गया है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड किस बात पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है कितना शेयर उन्होंने ऑ किया, ऑप्शन बी है कंपनी के प्रॉफिट पे, कंपनी के एज पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। तो इसका कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर। क्या इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है कंपनी डिसीजन में? तो हाँ बिल्कुल होता है। ऑप्शन ए कह रहा है होता है, ऑप्शन बी कह रहा है नहीं होता है। उनका एक होता तभी है जब उनका सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर है, या यदि तभी होगा जब वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो दोस्तों यस, हाँ ऑब्वियस ही बात है, इक्विटी शेयर होल्डर को यही बेनिफिट मिलता है कि उन्हें वोटिंग राइट होता है। बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शो करता है? टोटल रेवेन्यू, टोटल लायबिलिटी, कंपनी का टोटल फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, यानी एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों, एसेट जो है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? कंपनी के एम्प्लॉय, वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन बाय बिजनेस, डेब्ट ऑन बाय कंपनी, कंपनी के ऑफिस लोकेशन। तो एसेट क्या है दोस्तों? वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन बाय अ कंपनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितने देर तक करंट एसेट टिपिकली बैलेंस शीट पे रहते हैं? एक से ज़्यादा साल के लिए, एक से कम साल के लिए, एग्जैक्टली 1 ईयर। मैंने बताया था ना आपको कि करंट एसेट जो है एक से कम साल के लिए रहते हैं बैलेंस शीट पे। नॉन करंट एसेट क्या होता है और कितने देर वो बैलेंस शीट पे रहते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एसेट जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे, एसेट जो कि 1 साल के लिए यूज करेंगे, एसेट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए रहेगा जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इक्विपमेंट या प्रॉपर्टी, और वैसा एसेट जो कि वैल्यूएबल नहीं है। तो दोस्तों नॉन करंट एसेट में वैसा एसेट आएगा जो कि 1 से ज़्यादा साल के लिए रहेगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लायबिलिटी क्या होता है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में? वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन बाय बिजनेस, कंपनी एम्प्लॉय, फाइनेंशियल डेब्ट ऑन बाय द कंपनी ड्यू टू पास्ट ट्रांजैक्शन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द कंपनी कस्टमर। तो लायबिलिटी होता है दोस्तों जो फाइनेंशियल डेब्ट कंपनी ऑ करती है अपने पास ट्रांजैक्शन से या कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, उसे हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देख लेते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं करंट लायबिलिटी के बारे में। करंट लायबिलिटी के अंदर पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू पेरोल एंड टैक्सेस। पेरोल और टैक्सेस ये सभी हमारे करंट लायबिलिटीज होते हैं। पेमेंट टू सप्लायर, पेरोल एंड टैक्सेस। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डेब्ट आते हैं जो कि 1 साल के अंदर ड्यू नहीं होने वाले हैं। फिर दोस्तों इक्विटी क्या होता है? जो रिमेनिंग वैल्यू होता है सारी लायबिलिटी को सेटअप करने के बाद, तो ये कंपनी का नेट वर्थ शो करता है। इक्विटी क्या शो करता है? कंपनी का नेट वर्थ। कंपनी का जो अकाउंट है वो 1 साल का फाइनेंशियल एक्टिविटी को क्या करेगा? समराइज करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी के अकाउंट के बारे में। सो कंपनी के अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कंपनी के अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। कंपनी का अकाउंट, कंपनी अकाउंट जो है कैश बैलेंस को, आउटस्टैंडिंग डेब्ट को, क्रेडिटर को और एम्प्लॉय के पेरोल को ट्रैक करेगा। अकाउंट को मेंटेन किया जाता है ताकि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम लोग शोकेस कर सकें। जो भी कैपिटल कलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो वॉट एवर कैपिटल इज कलेक्टेड, कैपिटल कलेक्टेड इज केप्ट इन, इज हेल्ड इन शेयर कैपिटल अकाउंट। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो ऑर्डिनरी शेयर इशुएंस है उसको एलोकेट किया जाता है शेयर कैपिटल को और शेयर प्रीमियम अकाउंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मूवमेंट को शो करता है थ्रू आउट द फिस्कल ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो को कैटेगराइज करेगा ऑपरेटिंग कैश, इन्वेस्टिंग कैश, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करता है परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम, और ये बैलेंस शीट के स्नैपशॉट व्यू से अलग है। चलिए ये सब पॉइंट को हमने देखा। अभी इस पर कुछ एमसीक्यूज कर लिया जाए ताकि कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। मैं आपको फिर से बता दूं, ₹99 में आपको कोई ये कैप्सूल पीडीएफ मिल रहा है सेपरेटली एएफएम के लिए और पीबीबी के लिए, जिसको आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द करंट लायबिलिटी ऑन बैलेंस शीट। तो करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड किया जाता है? लॉन्ग टर्म लोन को, पेमेंट टू सप्लायर, पेरोल एंड टैक्सेस। ऑप्शन बी कर रहा है शेयर कैपिटल और प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी में हम लोग पेमेंट टू सप्लायर, पेरोल एंड टैक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ आता है। तो जैसा कि नाम ही है नॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट मतलब होता है विद इन अ ईयर। तो शॉर्ट टर्म डेब्ट ड्यू विद इन अ ईयर, लॉन्ग टर्म लोन एंड डेब्ट नॉट ड्यू विद इन अ ईयर, बिल्कुल सही जवाब है। वैसा लोन लॉन्ग टर्म के लिए जो हो और वैसा डेब्ट जो कि 1 साल के अंदर ड्यू ना हो, वो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, इक्विटी क्या रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शीट में। तो इक्विटी रिप्रेजेंट करेगा टोटल एसेट को, बिल्कुल गलत। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, एक बेसिक सा इक्वेशन था। क्या बताया था? एसेट बराबर लायबिलिटी
प्लस इक्विटी, यही बताया था ना आपको, ये बेसिक सा इक्वेशन है। तो इक्विटी क्या डिपेंड करेगा, टोटल एसेट को बिल्कुल गलत, टोटल लायबिलिटी को बिल्कुल गलत। तो रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर आपने सारा लायबिलिटी सेटअप कर लिया, तो जो रिमेनिंग बचता है ना उसको हम लोग इक्विटी करते हैं, और ये कंपनी के नेटवर्थ को शो करता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी पर्पस क्या है कंपनी अकाउंट का। तो ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, ईयर के फाइनेंशियल एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों कंपनी अकाउंट का मेन पर्पस है कि आप एक साल की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को समराइज करते हैं। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टिपिकली कंपनी अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है, बैलेंस शीट को मात्र, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मात्र, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट को, या बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो को। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन सी सही जवाब है, तीनों को किया जाता है, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या ट्रैक करता है, कस्टमर के अकाउंट को, इन्वेंट्री के टर्नओवर को, कैश बैलेंस, आउटस्टैंडिंग डेब्ट, क्रेडिटर और एम्प्लॉय के पेरोल को, या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैश बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा, आउटस्टैंडिंग डेब्ट को, क्रेडिटर को और एम्प्लॉय के पेरोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंट को क्यों मेंटेन करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, ताकि एम्प्लॉय की अटेंडेंस देख सकें, मार्केटिंग मटेरियल क्रिएट कर सकें, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शोकेस कर सकें, या कस्टमर सर्विस को मैनेज कर सकें। तो अकाउंट मेंटेन किया जाता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, ताकि हम शोकेस कर सकें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। कैपिटल जो है कैसे कहाँ कलेक्ट किया जाता है, बैलेंस शीट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या शेयर कैपिटल अकाउंट, या शेयर कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल को शेयर कैपिटल अकाउंट में कलेक्ट किया जाता है। ऑर्डिनरी शेयर जो टिपिकली एलोकेट किया जाता है बैलेंस शीट में, वो कहाँ किया जाता है, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी अकाउंट। तो जो ऑर्डिनरी शेयर इशुएंस है उसे स्टोर किया जाता है, हम लोग उसको एलोकेट करते हैं शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहाँ शो करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में, एम्प्लॉय सैलरी, रिवेन्यू फ्रॉम सेल, नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है, कहाँ नहीं, क्या शो करता है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है कि थ्रू आउट द फिस्कल ईयर कैश का मूवमेंट क्या है। कैसे कैश फ्लो को कैटेगराइज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो ऑप्शन है एसेट एंड लायबिलिटी में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, और करंट एंड नॉन करंट आइटम में। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि कैश फ्लो को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बैलेंस शीट से कैसे अलग होता है, सेम होता है बैलेंस शीट से, ये सेम इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है जैसा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करता है। ये परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम रिकॉर्ड करता है, जो कि बैलेंस शीट के स्नैपशॉट व्यू से बिल्कुल सही जवाब है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है ओवर द टाइम, जो कि बैलेंस शीट के स्नैपशॉट व्यू से कंट्रास्ट होता है, राइट। अब आइए दोस्तों कुछ को हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट है कि जो हमारा फंड फ्लो एनालिसिस है, ये फंड के सोर्स को, फंड के यूज को बताता है, यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन को शो करता है। रिजर्व कहाँ से आता है, प्रॉफिट से। फिक्स एसेट डिक्लाइन ड्यू टू डेप्रिसिएशन। टर्म लोन जो है इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के साथ कम होते रहता है। फंड फ्लो जो है बैलेंस शीट को कंपेयर करेगा फंड सोर्स के लिए और उसके यूज के लिए। फंड फ्लो जो है ट्रैक करेगा कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया। तो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना ताकि आप फंड चेंजेस को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, राइट। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है आपको रिगार्डिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो तरह का स्टेटमेंट होता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो। फिर दोस्तों अब देखिए एक पॉइंट को समझिए, यदि आप लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो ये फंड सोर्स हो गया, और यदि एसेट बढ़ा रहे हैं तो ये फंड यूज हो गया। यदि लायबिलिटी घटा रहे हैं तो फंड यूज हो गया, यदि एसेट घटा रहे हैं तो फंड सोर्स हो गया। तो याद रखिएगा कौन सा फंड सोर्स है, कौन सा फंड यूज है। सरप्लस लॉन्ग टर्म सोर्स जो है शॉर्ट टर्म यूज में जाता है। जो सरप्लस हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स रहता है ना, वो कहाँ जाता है, शॉर्ट टर्म यूज में। जो एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स है वो क्या करेगा, करंट रेशियो को कम कर देगा और नेट वर्किंग कैपिटल को भी कम कर देगा। समझ रहे हैं बात को। तो एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स में रिड्यूस करंट रेशियो, क्योंकि देखिए करंट रेशियो होता क्या है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यदि आपके पास एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स होगा ना, तो एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स के कारण क्या होगा कि ये आपका सीएल बढ़ जाएगा, राइट। तो इस कारण से सीआर क्या होगा, घट जाएगा। तो शॉर्ट टर्म सोर्स को डाइवर्ट करना ये आपकी करंट लायबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइवर्ट करेंगे शॉर्ट टर्म सोर्स को, और डाइवर्सन क्या करेगा, नेट वर्किंग कैपिटल को घटा देगा, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे समझना है कि नो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म सोर्स, कि लॉन्ग टर्म सोर्स में कोई इंक्रीज ना हो लेकिन टर्म लायबिलिटी में रिड्यूस हो या नॉन करंट एसेट बढ़े, ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फंड फ्लो एनालिसिस क्या रिप्रेजेंट करता है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में करंट लायबिलिटी को। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फंड सोर्स एंड यूज को। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन को शो करता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। रिजर्व जो है कंपनी के फंड फ्लो में कहाँ से आता है, फिक्स एसेट से, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से, प्रॉफिट से या टर्म लोन से। तो रिजर्व जो है प्रॉफिट से आता है, राइट। रिजर्व टिपिकली कम फ्रॉम प्रॉफिट इन कंपनी फंड फ्लो एनालिसिस।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिक्स एसेट कैसे चेंज होता है फंड फ्लो एनालिसिस में डेप्रिसिएशन के कारण, यानी डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है फिक्स एसेट पे। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन के कारण फिक्स एसेट डिक्लाइन होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंड फ्लो एनालिसिस को आप बैलेंस शीट में कैसे कंपेयर करें, क्या कंपेयर करता है। बैलेंस शीट में जो हमारा फंड फ्लो एनालिसिस है वो क्या कंपेयर करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंस को, फंड सोर्स को, फंड यूज को, करंट और नॉन करंट एसेट को, या इंप्लॉय की सैलरी को। मैंने आपको बताया ना कि जो फंड फ्लो एनालिसिस है वो फंड सोर्स को और फंड यूज को इसको कंपेयर करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फंड फ्लो एनालिसिस है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के टर्म्स में क्या ट्रैक करेगा, इन्वेंट्री के लेवल को ट्रैक करेगा, कस्टमर के फीडबैक को ट्रैक करेगा, या कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा आया, इसे ट्रैक करेगा। तो ऑब्वियसली ये मनी स्पेंट और मनी रिसीव को ट्रैक करेगा। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे आप फंड चेंज को एसेस करेंगे फंड फ्लो एनालिसिस में। तो एक नया बैलेंस शीट बना लेंगे, एक दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल टोटल एसेट को कैलकुलेट करेंगे, या कैश फ्लो को एनालाइज करेंगे। दोस्तों फंड चेंज को यदि हमें एसेस करना है तो हमें दो फंड स्टेटमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। फंड फ्लो एनालिसिस में लायबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि फंड सोर्स हुआ, फंड यूज हुआ, फिक्स एसेट हुआ, या प्रॉफिट मार्जिन हुआ। दोस्तों देखिए फंड का सोर्स और एक होता है फंड का यूज। तो आपका लायबिलिटी बढ़ने का मतलब कि आपका फंड सोर्स बढ़ रहा है, राइट। देखिए दो चीज़ होता है, आपके पास जो फंड है उसका सोर्स कहाँ है, ठीक है, और ये क्या होता है यूज क्या करेंगे। तो यूज कहाँ करेंगे, आप एसेट में यूज करेंगे, और सोर्स कहाँ से आएगा, लायबिलिटी से। आपने उधार लिया किसी से, यही सोर्स हुआ ना, आपने उधार लिया तो सोर्स हो गया, और वो उधार आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो यदि लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब आपका फंड सोर्स बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स फंड फ्लो एनालिसिस के अकॉर्डिंग यदि लायबिलिटी घट रहा है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, लायबिलिटी घट रहा है ना, तो लायबिलिटी घट रहा है मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया ना कि लायबिलिटी आपका आपने उधार कम लिया, ठीक है, इसका मतलब कि फंड यूज बढ़ रहा है, राइट। लायबिलिटी घट रहा है मतलब कि आपका फंड यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका फंड यूज। द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, फंड यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सरप्लस लॉन्ग टर्म सोर्स का फंड एनालिसिस में क्या होता है। तो जो हमारा वो करंट एसेट हो जाता है, या वो फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, या वो शॉर्ट टर्म यूज में चला जाता है, या घट जाता है। तो जो सरप्लस लॉन्ग टर्म सोर्स है, सरप्लस यदि हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्स है फंड फ्लो एनालिसिस में, तो उसको हम लोग करंट एसेट में यूज कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म यूज में यूज कर लेते हैं। यदि एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स है वो कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक को कैसे इंपैक्ट करेगा, तो वो करंट रेशियो को घटा देगा, नेट वर्किंग कैपिटल को घटा देगा, इसीलिए एक्सेस शॉर्ट टर्म सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्टिंग, यदि आप शॉर्ट टर्म रिसोर्स को डाइवर्ट करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी में, वो मैंने आपको बताया था कि ये आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ा देता है करंट लायबिलिटी को। शॉर्ट टर्म रिसोर्स को डाइवर्ट करने से आपका करंट लायबिलिटी बढ़ जाता है, और डाइवर्जन के कारण नेट वर्किंग कैपिटल घट जाता है, एनडब्ल्यूसी आपका घट जाता है। फंड फ्लो एनालिसिस में क्या आपका व्हाट डज नो इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म सोर्स बट रिड्यूस टर्म लायबिलिटी और इंक्रीज, तो ये इंडिकेट करेगा कि शॉर्ट टर्म सोर्स को लॉन्ग पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यदि आपका कोई लॉन्ग टर्म सोर्स नहीं बढ़ रहा हो लेकिन टर्म लायबिलिटी आपका घट रहा हो, या नॉन करंट एसेट बढ़ रहा हो, ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म सोर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी डाइवर्जन हो रहा है, राइट। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए, भारत में जो बैंकिंग कंपनी है वो एक एनुअल बैलेंस शीट बनाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है, हर एक साल के जो लास्ट वर्किंग डे रहता है एज पर सेक्शन नंबर 29 ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ द ईयर। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है बैंकिंग कंपनी का, वो फॉर्म बी से कंफर्म करेगा, जो कि हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो वर्टिकल फॉर्मेट को फॉलो करेगा, जो कि जैसा कि बैलेंस शीट होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट करंट ईयर एक्सपेंस को ट्रैक कर रिकॉर्ड करेगा, इनकम को ट्रैक करेगा, इस बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, यानी इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, एंड देन आफ्टर वी विल डिसाइड दैट प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल है कितना, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करता है। केवल एप्रोप्रिएशन आइटम जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड, इसे ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिस्ट किया जाता है, और जो बैलेंस जो है वो कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैंकिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट को फॉर्म ए के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करती है, और ये फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ है, 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिर बताया जा रहा है कि बैंक बैलेंस शीट जो है आरबीआई के एडवाइस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली कन्फर्म करे। बैलेंस शीट के अंदर 12 शेड्यूल होते हैं। पहला सवाल, सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी क्या प्रिपेयर करेगी
कि कब प्रिपेयर करेगी अपने एनुअल बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। मैंने बोला था लास्ट वर्किंग डे के ऑन द लास्ट वर्किंग डे राइट ऑफ द ईयर। कौन सा फॉर्म जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंफर्म करेगा? अंडर द BRA, तो ये फॉर्म बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है वो टिपिकली कंपेयर होता है बैलेंस शीट से। तो दोनों वर्टिकल फॉर्मेट को फॉलो करते हैं राइट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बैंकिंग कंपनी का होता है वो प्राइमरीली क्या रिकॉर्ड करता है? तो वो रिकॉर्ड करता है कि करंट ईयर एक्सपेंस कितना है, करंट ईयर इनकम कितना है, इस बेसिस पे वो प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि बैंक कौन कौन से आइटम्स हैं जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व्स या प्रपोज डिविडेंड कहाँ लिस्ट होते हैं? तो ये ट्रांसफर टू रिजर्व या प्रपोज डिविडेंड को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिस्ट किया जाता है। कौन सा फॉर्म बैंकिंग कंपनी यूज करती है अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए? एज पर थर्ड शेड्यूल, तो ये फॉर्म ए है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए फॉर्म बी और बैलेंस शीट के लिए फॉर्म ए। बैलेंस शीट जो बैंकिंग कंपनी का होता है वो RBI के एडहेयर फॉर्मेट से कैसे एडहेयर करेगा? तो ये जो है ये वर्टिकल फॉर्मेट को यूज करेगा और लास्ट ईयर के फिगर को इंक्लूड करेगा। कितने शेड्यूल होते हैं? तो 12 शेड्यूल होते हैं बैलेंस शीट में। अब दोस्तों आगे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा एज अकाउंटिंग एंट्री। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एज अकाउंटिंग एंट्री। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा। फिर कोर बैंकिंग के अंदर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होते हैं जो कि इंडिविजुअल बिजनेस नीड के लिए टेलर्ड होते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है या अल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी जरूरी है ताकि आप IT रिलेटेड सिक्योरिटी को मैनेज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला सवाल है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्टोर करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना या फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिंट करना। तो दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन है कि आप रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग एंट्री के फॉर्म में। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट होता है जो कि इंडिविजुअल बिजनेस नीड के लिए टेलर्ड होती है। प्राइमरी पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंप्यूटराइज सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में? तो प्राइमरी पर्पस है कि आप अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करें, इंफॉर्मेशन अल्टरेशन को प्रिवेंट करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का प्राइमरीली फोकस क्या होता है? तो इसका मेन फोकस ये होता है कि IT रिलेटेड जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करना। अब जरा हम लोग रेशियो एनालिसिस की बात कर लेते हैं। दोस्तों रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करता है। लिक्विडिटी रेशियो जो है कंपनी की क्षमता को देखती है कि वो डेप्ट ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रहा है नहीं कर पा, ये सक्षम है कि नहीं डेप्ट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए करंट एसेट के माध्यम से। ठीक है, तो करंट एसेट से हमारा जो डेप्ट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कहाँ से पता चलता है हमें? लिक्विडिटी रेशियो से। सॉल्वेंसी रेशियो जो है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को एक्सेस करेगा। एक्टिविटी रेशियो जो है बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करेगा और कितने अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है ये मेजर करेगा। फिर दोस्तों एक्टिविटी रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इवैल्यूएट करेगा अर्निंग को रिलेटिव टू एक्सपेंस। आप कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। करंट एसेट का फॉर्मूला होता है कैश प्लस रिसीवेबल प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट का फॉर्मूला होता है कैश प्लस रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि देखो तो ये जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस है ना ये उतना ज़्यादा करंट नहीं होता है, इसको टाइम लगता है कैश में बदलने में राइट। दैट्स वाई क्विक एसेट जो होता है उसमें हमारा कैश आएगा और क्या आएगा? रिसीवेबल आएगा। प्लीज़ रिमेंबर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए कि करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है OCC यानी अदर करंट ये लायबिलिटी अदर देन ये, फिर प्लस क्रेडिटर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस डिविडेंड प्रपोज। ये सभी हमारे करंट लायबिलिटी में आते हैं। यानी क्रेडिटर जिससे हमने उधार लिया, टैक्स का जो प्रोविजन है, डिविडेंड जो प्रपोज किया गया है, दीज आर आवर करंट लायबिलिटी बिकॉज दे हैव टू बी पेड ऑफ विद इन अ ईयर राइट। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? CA/CL। ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? QA/CL। QA में क्या आएगा? बस कैश और रिसीवेबल आएगा। क्या नहीं आएगा? तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए क्योंकि सवाल इससे पूछा जाएगा। पिछले साल भी करंट रेशियो से सवाल पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA-CL। करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग यानी CLOBB का फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बोरिंग फॉर वर्किंग कैपिटल। WCG देखिए दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो हमारा करंट एसेट होता है ना उसका दो यूज होता है, एक तो करंट लायबिलिटी में और प्लस एक होता है हमारा WCG में। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप जो होता है वो होता है CA-CLOBB। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो CLOBB होता है ना वो क्या होता है? CL माइनस ये है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये सब फॉर्मूले को बहुत ध्यान अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है कि रेशियो एनालिसिस क्या डिपेंड करता है? तो ये लाइन आइटम को डिपेंड करता है। आई थिंक वी कैन स्किप दिस क्वेश्चंस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोन द फॉर्मूला राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, अच्छा WCG क्या रिप्रेजेंट करता है? कंपनी के पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, कंपनी के लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को
ऑप्शन सी कह रहा है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस करने का बिल्कुल सही जवाब है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, तो WCG आ जाएगा। अब देखिए कुछ और फॉर्मूला है आपके सामने, जैसे कि इंटेंजिबल एसेट। एसेट भी दो तरह का होता है, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब ये हुआ कि जिसको आप छू नहीं सकते हो, राइट, जिसको आप केवल फील कर सकते हो। इसके अंदर गुडविल आएगा, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आएगा। टोटल नेटवर्थ की बात करें यानी TNW की बात करें तो ये होता है नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट। देखिए टोटल नेटवर्थ में हम लोग इंटेंजिबल एसेट को माइनस कर देते हैं। DER होता है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट को नॉमिनेटर में लिख दीजिए और इक्विटी को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, क्योंकि इक्विटी ही हमारा नेटवर्थ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विटी रिप्रेजेंट आवर टोटल नेटवर्थ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन स्टॉक, ठीक है। डेटर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेटर अपॉन नेट सेल्स इंटू 12। इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स अपॉन स्टॉक, डेटर वेलोसिटी रेशियो बराबर डेटर अपॉन नेट सेल्स इंटू 12, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो बराबर क्रेडिटर अपॉन परचेजेस इंटू 12। These are very very important formula, please by heart it, okay। दूसरा तरीका है नेट वर्किंग कैपिटल निकालने का कि आप लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूज को माइनस कर दीजिए। यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ दिस एंड यू विल गेट इट, ओके। नाउ लॉन्ग टर्म फंड को जो है को हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स का फॉर्मूला हो गया कैपिटल, जहाँ से हमारा लंबे अवधि के लिए पैसा आता है, यानी कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, टर्म लोन, ये सभी लॉन्ग टर्म सोर्स हैं। लॉन्ग टर्म यूज में फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट आते हैं, ठीक है। तो NWC जो है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म आइटम से कर सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ड्यू टू मार्जिन रिप्रेजेंटिंग द बोरोवर्स ऑन फंड। जो प्रीपेड एक्सपेंस है और जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है ये अलग अलग टर्म है, एसेट साइड में फाउंड किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस पेमेंट होता है फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, जिसको करंट एसेट कहते हैं, करंट एसेट के अंदर आता है। और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस जो है कंपनी इससे पहले की अर्निंग स्टार्ट करती है उससे पहले होता है, ये हमारा किसका पार्ट होता है दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट का। दोस्तों प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर सेपरेट फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और फॉर्मेशन एक्सपेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला बता दीजिए। तो नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटेंजिबल एसेट के अंदर गुडविल और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आता है, मैंने अभी आपको बताया है। डेटर DER निकालने का फॉर्मूला होता है, DER का फॉर्मूला होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन नेटवर्थ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन स्टॉक। डेटर वेलोसिटी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है अकाउंट रिसीवेबल का। इसीलिए दोस्तों 12 का, अभी मैंने बोला ना 12 क्यों आता है, तो 12 आने का यही पर्पज़ है कि एक साल में कितना कलेक्शन पीरियड है, राइट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्रेडिट वेलोसिटी रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड ऑफ क्रेडिट रिपेमेंट टू सप्लायर। दूसरा तरीका क्या है नेट वर्किंग कैपिटल पे आने का, तो लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूज। LTF या LTS क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग को। दोस्तों LTU क्या रिप्रेजेंट करता है, LTU के अंदर क्या क्या आता है, करंट एसेट आएगा या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा या फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट आएगा। तो लॉन्ग टर्म यूज में दोस्तों हमारा फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन या इंटेंजिबल एसेट आता है। दोस्तों फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी, करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म फंड या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियसली फिक्स एसेट के अंदर जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सभी आते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब आप NWC कैलकुलेट करते हैं यानी नेट वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं, तो क्यों ये अप्रोप्रिएट है कि आप लॉन्ग टर्म आइटम को यूज करें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म फंड पे फोकस होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि ये रिप्रेजेंट करता है बोरोवर के ऑन फंड मोर एक्यूरेटली को, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट का वैल्यू है वो ग्रॉस ब्लॉक में प्रेजेंट किया जाता है। करंट रेशियो कंपनी की क्षमता को दर्शाती है कि वो करंट लायबिलिटी को कैश से कवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद दोस्तों करंट लायबिलिटी वैसा ऑब्लिगेशन होता है जो कि नेक्स्ट 12 मंथ में हमें ड्यू होता है। और दोस्तों यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब कि करंट रेशियो 1 से ज़्यादा है, ये एक डिज़ायरेबल सिचुएशन है। लेकिन यदि हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के बराबर है, तो इसका मतलब कि हमारे पास उतना ही पैसा है जिससे हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। लेकिन दोस्तों यदि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कम हो जाएगा तो रेशियो हमारा 1 से कम हो जाएगा, तो यहाँ तो प्रॉब्लम है। तो यदि करंट रेशियो 1 है तो ये सेफ है, इसका मतलब कि एसेट जो है हमारे पास सफिशिएंट है लायबिलिटी को कवर करने के लिए। लेकिन करंट रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी हमारा ज़्यादा है एसेट से, तो ये लिक्विडिटी का इशू है यहाँ पे। इसीलिए हाई करंट रेशियो प्रीफर्ड होता है। यदि करंट रेशियो बढ़ रहा है तो ये भी जरूरी अच्छा चीज़ नहीं है, और करंट रेशियो घट रहा है तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यदि बहुत हाई करंट रेशियो है, ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिसोर्स अंडर यूटिलाइज है।
यदि बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशियो होगा तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी को और एफिशिएंसी को हार्म करेगा। जब CR 1 होता है तो NWC 0 होता है। क्यों? क्योंकि CR 1 होने का मतलब क्या हुआ कि CA और CL बराबर हो गया, और NWC का फॉर्मूला क्या होता है CA माइनस CL, तो दोनों बराबर हो गया तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह जब CR जो है 1 से ज़्यादा होता है तो एबव 1 मतलब 1 से ज़्यादा है तो NWC आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह दोस्तों यदि CR 1 से कम है तो NWC आपका नेगेटिव होगा। वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि CR मैंने बता दिया, अब DER के बारे में बात कर लेते हैं। तो DER जो है गियरिंग रेशियो के अंदर आता है। गियरिंग रेशियो बताता है कि कैसे, इसको बताता है कि अपने ऑपरेशन को कैसे फंड कर रही है, डेब्ट से फंड कर रही है या शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट से फंड कर रही है। दो ही तरीका है ना, या तो कर्ज ले लेगी या शेयर होल्डर जो शेयर खरीदे हैं उनके इन्वेस्टमेंट से फंड कर रही है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, डेब्ट को नोमिनेटर में लिख दीजिए, इक्विटी को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। ये आपको बताता है कि लोन कैपिटल और इक्विटी कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है, राइट। इट shows you the relationship between debt capital and equity capital। ओके दोस्तों, DER जो है कंसीडर करता है केवल लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी को, यानी इसको LTOL लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी को कंसीडर करता है नोमिनेटर में। तो यहाँ जो हम डेप्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कौन सा डेप्ट है, लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी है, राइट। सो इट ओनली इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी, राइट, इन द नोमिनेटर। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर रही है अलग अलग फंडिंग सोर्स से। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी आता है और डेब्ट कैपिटल आता है। इक्विटी की तरह नहीं है, लोन कैपिटल इंटरेस्ट का प्रायर क्लेम होता है और उसको डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको क्या करना है, पे करना है। डिविडेंड को बिना प्रॉफिट का डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट में भी रिक्वायर्ड एवन विदाउट प्रॉफिट। इक्विटी का मतलब होता है टेंजिबल नेटवर्थ। तो DER रिफ्लेक्ट करता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इक्विटी रिलेशनशिप। ऑप्टिमम DER रेशियो कितना होगा, 1:1। चलिए आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि DER जो है किस कैटेगरी के फाइनेंशियल रेशियो में बिलोंग करता है, प्रॉफिटेबिलिटी में, एफिशिएंसीज में, लिक्विडिटी में या गियरिंग में। मैंने आपको बताया है कि DER बिलोंग्स टू गियरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियरिंग रेशियो क्या बताता है। गियरिंग रेशियो बताता है दोस्तों कि इसका फंडिंग सोर्स क्या है ऑपरेशन के लिए। DER कैसे निकालते हैं, तो DER का फॉर्मूला होता है डेब्ट को इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए। DER क्या बताता है, DER बताता है दोस्तों कि इसकी कंपनी का जो लोन कैपिटल है और इक्विटी कैपिटल है दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह के लायबिलिटी को कंसिडर किया जाता है DER के नंबरेटर में। ऑप्शन ए कर रहा है कि सभी तरह के लायबिलिटी को, ऑप्शन बी कर रहा है करंट लायबिलिटी को, ऑप्शन सी कर रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को, ऑप्शन डी कर रहा है लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी को। अभी मैंने आपको बताया है कि जो DER का नंबरेटर होता है उसमें हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, कंपनी के फिजिकल एसेट को, कैसे कंपनी अपने कैपिटल को रेज कर रही है अपने एक्टिविटीज़ को फाइनेंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कैसे कंपनी कैपिटल रेज कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज या कैपिटल एलोकेशन। तो सही जवाब है इसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है फाइनेंशियल लीवरेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी सोर्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में प्राइमरी सोर्स होता है इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं, लेट स्किप दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों DER का किस तरह का रिलेशनशिप बताता है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इक्विटी रिलेशनशिप को बताता है, राइट। DER का ऑप्टिमल वैल्यू कितना है, 1:1। तो दोस्तों DER मेजर करता है रिसीवेबल मैनेजमेंट एफिशिएंसी, इसको हम लोग रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये बताता है कि स्पीड ऑफ क्रेडिट सेल कलेक्शन, यदि हायर वैल्यू है मतलब ज़्यादा एफिशिएंट डेटर मैनेजमेंट है, यदि हाई डेटा टर्नओवर है ये सजेस्ट करता है कि डेटा टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं DTR का, तो DTR मेजर करता है रिसीवेबल मैनेजमेंट एफिशिएंसी, ठीक है। इसको हम लोग रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ये रेशियो बताता है कि क्रेडिट सेल कलेक्शन का स्पीड क्या है, किस गति से जो क्रेडिट पे आप उधार पे बेच रहे हैं उसको आप कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट करें। यदि हायर वैल्यू है मतलब कि आपका डेटर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यदि हाई डेटर टर्नओवर रेशियो है ये सजेस्ट करता है कि डेटर एफिशिएंट मैनेजमेंट है, लेकिन यदि लो रेशियो है तो ये इनएफिशिएंसीज को दर्शाता है, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एवरेज कलेक्शन पीरियड को डिटरमाइन किया जाता है। आप एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस को नेट क्रेडिट सेल्स से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को हम लोग अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ये कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को दर्शाता है। यदि हाई रेशियो है मतलब कि प्रॉम्प्ट सप्लायर पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेज विथ अ लो रेशियो डिलेड पेमेंट, मतलब कंपनी डिले कर रही है अपने पेमेंट में। अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो जो है सप्लायर के क्रेडिट टर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक हाई अकाउंट पेबल रेशियो डिजायरेबल है, लेकिन कंपनी जो है क्रेडिट फैसिलिटी को यूज करे जो सप्लायर दे रही है। यदि अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो घट रहा है तो इसका मतलब कि स्लोअर सप्लाई पेमेंट हो रहा है। पहला सवाल, डेटर टर्नओवर रेशियो क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है कि रिसीवेबल का मैनेजमेंट एफिशिएंसी क्या है। मतलब आपने किसी को लोन दे दिया, उधार दे दिया, तो उसको आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कि डेटा टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है दोस्तों रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डेटा टर्नओवर रेशियो हायर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफिशिएंट डेटर मैनेजमेंट है। व्हाट डज लो डेटा टर्नओवर रेशियो इंप्लाई? तो लो DTR यदि है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनएफिशिएंसीज को दर्शाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आपकी जो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस है उसको टोटल नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड कर लीजिए और कितने दिन है, कितने दिन का पीरियड है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है? तो अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो। मतलब आपने उधार लिया तो आप कितने दिनों में से चुकाएंगे, राइट। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या असेस करता है? तो कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है। हाई अकाउंट पेबल रेशियो क्या सिग्निफाई करेगा? कि प्रॉम्प्ट सप्लायर पेमेंट फॉर क्रेडिट परचेज, यानी उधार पे यदि कुछ चीज़ लिया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो उसको सप्लाई प्रॉम्प्ट पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। अकाउंट पेबल रेशियो टर्नओवर रेशियो किस पे डिपेंड करता है? तो सप्लायर के क्रेडिट टर्म पे डिपेंड करता है। तो डिजायरेबल क्या है अकाउंट पेबल टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग? ये रेशियो हाई होना चाहिए, ठीक है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। अब जरा बात करते हैं DSCR की। DSCR होता है दोस्तों डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो इसको यूज किया जाता है टर्म लोन के अप्रेजल में। DSCR आपके एसेस करता है कि कितना कैश अवेलेबल है डेब्ट सर्विसिंग के लिए। ये मेजर करता है कि कैश सफिशिएंट है या नहीं है, हम डेब्ट्स को रिपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कैश सफिशिएंट है कि नहीं है, सो दैट वी कैन रिपे आवर डेब्ट। ओके दोस्तों, DSCR जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम को कंपेयर करता है टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन से। DSCR बताता है कि अर्निंग जो है फिक्स फाइनेंशियल चार्ज को कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, फंड फ्लो एनालिसिस में, ताकि हम ट्रू फंड निकाल सके ऑपरेशन से। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और इसके अंदर एक्चुअल फंड आउटफ्लो नहीं होता है। एक हायर DSCR सिग्निफाई करता है बेटर डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी को। DSCR 1 से कम है तो ये कंसर्निंग है, ये बताता है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। जो एक्सेप्टेबल DSCR है वो 1.5 से लेकर 2 तक होना चाहिए। इनकम स्टेटमेंट आपको डाटा प्रोवाइड करता है कि फाइनेंशियल रेशियो को कैलकुलेट कर सकें ताकि फर्म के परफॉर्मेंस को एसेस कर सकें। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताता है मैनेजरियल एफिशिएंसी को। यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर है इसका मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट रेशियो रिलेट करता है नेट प्रॉफिट को नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। पहला सवाल, DSCR का प्राइमरी पर्पस बता दीजिए। तो DSCR का प्राइमरी पर्पस है कि इसे आप टर्म लोन को अप्रेज कर सकें। दूसरा सवाल, DSCR क्या एसेस करता है? तो DSCR दोस्तों एसेस करता है कि डेब्ट सर्विसिंग के लिए कैश फ्लो है या नहीं है। DSCR क्या मेजर करता है? इन्वेंट्री टर्नओवर को, कैश अवेलेबल, यस कैश अवेलेबल फॉर डेब्ट सर्विसिंग, हमें डेब्ट को सर्विस करने के लिए कैश है या नहीं है। DSCR क्या कंपेयर करता है अपने कैलकुलेशन में? तो DSCR कंपेयर करता है नेट ऑपरेटिंग इनकम टू टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन। DSCR क्या इंडिकेट करता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में? तो ये बताता है कि अर्निंग जो है फिक्स फाइनेंशियल चार्ज को कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगा। क्यों डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, फंड फ्लो एनालिसिस में? तो ऐड करने का पर्पस यही है कि हम ट्रू फंड को निकाल सकें। क्या डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस है? बिल्कुल नहीं। हायर DSCR क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि हमारा लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है, हमारे पास सफिशिएंट कैश है कि हम अपने डेब्ट ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। DSCR 1 से कम है तो ये दोस्तों हमारी इनएफिशिएंसी को दिखाता है कि हमारे पास कैश सफिशिएंट है नहीं। एक्सेप्टेबल DSCR रेंज है 1 से लेकर 1.5 तक। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है डाटा को प्रोवाइड करता है जिससे हम फाइनेंशियल रेशियो को निकाल सकें? तो वो होता है दोस्तों हमारा इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब दोस्तों अब सी सब पॉइंट ध्यान रखिए, इंटरेस्ट जो वो पैसा होता है जो कि बोरोवर पे करते हैं लैंडर्स के मनी को यूज करने के लिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है कि वैल्यू ऑफ मनी वेरीज ओवर द टाइम। तो दोस्तों ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। COGS कैसे निकालते हैं, इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रख लीजिए, CI का फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आपको
इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए, मैंने हर एक तरह के पूरे सब मॉड्यूल के सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट के पीडीएफ तैयार करके रखे हैं, वन लाइनर पीडीएफ विद एमसीक्यूज. सो इफ यू नीड सच पीडीएफ देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट एनरोल इन आवर एएफएम कैप्सूल पीडीएफ कोर्स विच कॉस्ट ₹99 ओनली 99. और आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा यदि आप एक्सेल 40 को यूज करेंगे कूपन कोड को हमारे ऐप पे. तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइडेड है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.